कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है चीनी साम्यवादी क्रांति, जो कि विश्व इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स के थे। साथ ही आप लोग जो भी एस्टेट में बैठेंगे उसमें भी सारे क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के आएंगे। आपको हमने फ्री में अवेलेबल करवाया है सारा नोट्स, कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचे हुए थे। लेकिन जो लोग पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका तो एस्टेट है, आगे चल करके आपको बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने 75 प्लस ही स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, उसमें कोई शक नहीं है। सारे क्वेश्चन चूँकि 120 में कम से कम तो वहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्लास नोट्स से डायरेक्ट लगे थे। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न है, चूँकि हमने आपको जो पढ़ाया वो सारे बुक के जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने वहाँ से लिया है, उसके निचोड़ लिए हैं। और निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन सेटर जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो आपके एनसीईआरटी या कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को मापदंड मान करके वहीं से क्वेश्चन वो उठाता है। तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर आप खोजना चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में दिख जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग एस्टेट अभी कर रहे हैं और आगे चलकर अभी सारे टॉपिक हमारे कंटेंट में ऑलरेडी है, विश्व इतिहास के और प्राचीन मिडेवल हिस्ट्री या ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक के हमारे जो वीडियो लेक्चर है प्रीवियस, वो सारे कंटेंट में हमने ऑलरेडी डाल रखा है। तो अभी आप फिलहाल कोर्स को भी ले सकते हैं, कम टाइम है फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके फिर आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना ही है और वहाँ पर भी आपको यही सब चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग जो परेशान होते हैं तो उसके लिए बस आप लोग क्या कीजिए कि ऐप में जो है आपका लिंक दिया गया है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके बाय कर ले। तो आगे चल करके आपको ये जो नोट्स है वो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी जो है वैलिड हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है हमारे कोर्स का। और आपका जो है एग्ज़ाम फिर से दोबारा बीपीएससी के माध्यम से 2 से 3 मंथ के अंदर, यानी नवंबर से दिसंबर तक आपका फिर से एक बार आयोजित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जो कि खाली रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोग उसमें जो है कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एकदम 100% विश्वास रखिए कि निश्चित रूप से आप अगर तैयारी करते हैं तो आगे आपको आने वाले समय में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ का जो टॉपिक है वो है आपका चीनी साम्यवादी क्रांति। हमने आपको इससे पहले रूसी क्रांति के बारे में बताया, किस प्रकार से जो है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के रूस में एक क्रांति का जन्म हुआ, जहाँ पे साम्यवाद वहाँ पे आया। ठीक है, और सबसे सफल क्रांति साम्यवाद का अगर देखें तो वो आपका रूस का ही पहला था, जो कि 1917 में ही हो गया था। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे चीनी क्रांति, ये बहुत बाद की क्रांति है, 1949 की क्रांति है, जो कि हमारे देश के आज़ादी के बाद की क्रांति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि चीनी साम्यवाद क्रांति जो है विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने मानवीय इतिहास में अनेक ऐसे मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को जन्म दे दिया जो देश और काल के परे समस्त मानवता के लिए था। इस क्रांति का पूरा विश्व पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है, केवल जो है चीन पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। आप देखिएगा कि एक माओवादी विचारधारा यहाँ पे पनपता है, माओ से तुंग की विचारधारा पनपता है, और पूरे भारत भी उससे प्रभावित है। ऐसा नहीं कि भारत में माओवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग नहीं हैं, भारत में भी हैं। और आसपास इंडोनेशिया है, भूटान है, या जो भी देश हैं वो सब में आपको इस तरह की विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो चीनी साम्यवादी क्रांति से ही हुई है। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी मतलब 1900 से 2000 के बीच में पीरियड में 2 प्रमुख क्रांति हुए। एक आपका रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुआ, जिसमें मजदूरों के द्वारा किया गया था। जो रूसी क्रांति थी वो मिल मजदूरों के द्वारा किया गया था, वहीं चीन की जो क्रांति थी वो किसानों के द्वारा किया गया था। कि तो ये यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों साम्यवादी ही क्रांति है, लेकिन रूसी क्रांति मजदूरों के द्वारा किया गया, जबकि चीनी क्रांति क्या किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, विशेषता मजदूर के बजाय किसान क्रांति के केंद्र में थे।
यहाँ पर कौन केंद्र में थे, तो किसान, जबकि रूसी क्रांति में मजदूर, क्योंकि वहाँ पे जो श्रमजीवी वर्ग था वो वहाँ पे मेन केंद्र में था। लेकिन अगर आप चीन की क्रांति को देखेंगे तो यहाँ पे जो किसान थे वो यहाँ पर मेन केंद्र में थे। यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा सशस्त्र जो हथियारबंद लामबंदी, चूंकि माओ से तुम क्या बोलेगा कि जो आज़ादी मिलेगी, आर्थिक आज़ादी मिलेगी, समाजवादी विचारधारा को उन्होंने लाने के लिए गोली बंदूक का सहारा लिया, और उन्होंने बोला भी कि जो आपका जो अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए या समाजवाद लाना है तो वो गोली मतलब बंदूक के गोली से निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ पर जो सशस्त्र लामबंदी किया, गुरिल्ला पद्धति अपनाई, चीनी साम्यवादी। अब देखिए यहाँ पर ये मेन था आपका विशेषता के रूप में। अब अगर आप देखिएगा तो गुरिल्ला पद्धति और सशस्त्र लामबंदी। उसके बाद है साम्यवादी क्रांति के उदय के क्या क्या कारण थे, वो मेन रूप से था आपका रूस बगल का देश है चीन के, तो उसके जो क्रांति हुई थी 1917 उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था चीन पे। उसके बाद पश्चिमी शक्ति जो यहाँ पर इंग्लैंड जो था, उन्होंने कई तरीक़ा से चीन में शोषण किए थे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। शिक्षा का प्रसार हो चुका था, बहुत सारे कॉलेज खुल गए थे, माओ से तुंग का नेतृत्व मिल गया इन लोगों को। कोमितांग जो पार्टी बनी वो जनता के प्रति जो है अच्छी पार्टी नहीं बनती है और लोगों के हित की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो जनता में असंतोष की भावना कोमितांग पार्टी के प्रति भी था। और चीन का आर्थिक विकास भी यहाँ पर मेन कारण था, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण थे जो कि आपको चीन की क्रांति होना सुनिश्चित कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रूसी क्रांति का क्या प्रभाव मिलेगा। पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात चीन के लोगों के मन में यह धारणा कर गई कि बोल्शेविक विचारधारा को स्वीकार करने पर ही चीन का उद्धार होगा, ठीक है। जब आपका रूसी क्रांति का जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसके बाद जो है यह विचारधारा जो है चीन तक आ गई और वहाँ पे भी लोगों को लगा जो बोल्शेविक विचारधारा उसी के माध्यम से अब हमारा भी कल्याण होगा, ठीक है। माओ से तुंग ने 1920 में चीन में चांगसी में, जगह का नाम है चांगसी, वहाँ पे मजदूरों की एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की और आगे चल करके यही संगठन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष, चूंकि ये लोग जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए, यानी यूरोपीय जो देश थे अपने हितों की पूर्ति के लिए चीनी सरकार को आर्थिक दृष्टि से खोखली कर रही थी, ठीक है। और जनता पर कर का भार लगातार बढ़ता जा रहा था जिससे जनता असंतुष्ट थी, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे अफीम युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ की जनता को भ्रष्ट करने में जो है इंग्लैंड ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ था। वो बिहार बंगाल में आपका अफीम की खेती करवा करके अफीम का जो है व्यापार चीन के लोगों के साथ करता, जिससे उनका नैतिक पतन भी हो रहा था। तो जिस कारण से भी लोग जो है पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ में आ जाते हैं। कोमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष। देखिए डॉक्टर सनाय सेन के बारे में आपने सुना होगा, ने कोमितांग दल को संगठित करके चीन में जनता के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, ठीक है। लेकिन उसकी उपलब्धियों से जनता संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि आगे चल करके ये जो है यहाँ कह सकते हैं कि जो मेन जनता गरीब जनता थी, किसान थे, उसके हित की बात ना करके बल्कि व्यापारी वर्ग के लोगों के ही केवल बातों को ये मान रही थी, सुन रही थी, जिस कारण से जनता भी जो है कोमितांग पार्टी के भी खिलाफ में हो जाती है, ठीक है। और वह जो है साम्यवाद के प्रति आकर्षित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है चीन में आर्थिक विकास का अभाव, ठीक है। चीन में असमानता बहुत ज़्यादा थी, जनता साम्यवाद के माध्यम से आर्थिक विकास करना चाहती थी, ठीक है। आर्थिक विकास नहीं था, लोगों में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण से जनता चाहती थी कि जिस प्रकार से रूस में आर्थिक आज़ादी की बात की गई, आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ किया गया, उसी प्रकार से चीन में भी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षा का प्रसार आगे चल करके हो जाएगा। डॉक्टर सनाय सेन और उनके समर्थकों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोग रूसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और चीन में भी जगह जगह जो है साम्यवादी संगठनों की स्थापना हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे साम्यवाद का प्रसार किस प्रकार से चीन में देखने को मिलता है। 1917 में क्या हुआ, जब रूसी क्रांति हुई, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, तो उसका प्रभाव चीन पे स्वाभाविक से पड़ेगा, चूंकि पड़ोसी देश है। 1919 में पेकिंग के अध्यापकों ने, जो कि चीन का एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें वहाँ के छात्रों ने साम्यवाद और मार्क्सवाद के अध्ययन के लिए एक संस्था की स्थापना कर दी और इन व्यक्तियों में माओ से तुंग भी था। यह भी एक विद्यार्थी ही रहता है जिसमें कि वह पढ़ाई करता है साम्यवाद और मार्क्सवाद के बारे में। किसने? तो माओ से तुंग।
इस साम्यवादी विचार ने उदार राष्ट्रवादियों को भी प्रभावित कर दिया, जो कि उदारवादी थे उनको भी प्रभावित करता है ये साम्यवादी विचारधारा। जैसे देखिए ये साम्यवादी विचारधारा आप देखिएगा भारत में भी जो है पंडित नेहरू को प्रभावित करता है, वीर भगत सिंह को प्रभावित करता है। तो साम्यवादी के ये भी समर्थक थे, ठीक है। तो जिनमें डॉक्टर सनाय सेन भी शामिल हो गए थे, ठीक है, हो चुके थे। तो डॉक्टर सनाय सेन के सूझबूझ एवं संगठनात्मक क्षमता के वजह से कुओमितांग तथा चीनी साम्यवादी दल का सहयोगपूर्ण संबंध बने रहे, जो कि 1925 तक चलता रहा। यानी इसमें डॉक्टर सनाय सेन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो अपने सूझबूझ और संगठनात्मक क्षमता की वजह से जो दोनों वहाँ पे जो दो पार्टियां बन चुकी थी, एक साम्यवादी दल, दूसरा कुओमितांग दल, जो कि वहाँ की उदारवादी कह सकते हैं, एक वामपंथी हो गया और एक दक्षिणापंथी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों को लेकर के ये चले। और ये जब तक रहे तब तक दोनों पार्टियां मिलजुल करके काम करती रही और अंग्रेजों के खिलाफ में काम करती रही। लेकिन जब यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे सनाय सेन की मृत्यु हो जाती है 1925 ईस्वी में, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर साम्यवादी जो दल होता है उसमें विचारधारा में परिवर्तन आता है और वो जो है अपने मनमाना करने लगती है। ये कुओमितांग पार्टी, ठीक है, कुओमितांग पार्टी के विचारधारा में परिवर्तन आएगा और ये जो है अलग होकर के साम्यवादियों पे ही अंकुश लगाना शुरू कर देता है, साम्यवादियों को ही बंद करना, प्रताड़ित करना शुरू कर देती है, जिस कारण से आगे चल करके यहाँ पर आपको युद्ध देखने को मिलेगा। तो दोनों ने मिलकर के 1925 तक कार्य किया था। किसने? तो जो वहाँ का कह सकते हैं दक्षिणापंथी और वामपंथी कुओमितांग पार्टी और साम्यवादी दल था, दोनों ने मिलकर के 1925 तक अच्छा काम किए, ठीक है। लेकिन आगे चलकर क्या होगा कि 12 मार्च 1925 को डॉक्टर सनाय सेन की मृत्यु हो जाएगी और आगे चल करके दोनों पार्टी में मतभेद की स्थिति आएगा। सनाय सेन की मृत्यु के बाद जो च्यांग काई शेक रहता है, यही आपका अध्यक्ष रहता है राष्ट्रवादी दल, जो कि वहां का देखिए एक है साम्यवादी दल, एक है राष्ट्रवादी दल, जो कि कुओमितांग, ठीक है, कुओमितांग पार्टी होता है जो कि राष्ट्रवादी दल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी दल को ही चीन में कुओमितांग पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसी के प्रधान कौन बने? च्यांग काई शेक बने, ठीक है। और साम्यवादियों पर इन्होंने क्या किया? शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उल्टे मतलब जब साथ में रहे लेकिन आगे चल करके साम्यवादियों पे ही इन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और साम्यवादियों को ही प्रताड़ित करना और मारना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे साम्यवादी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ से प्रभावित होकर के और इस राष्ट्र कह सकते हैं कि कुओमितांग पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा था, जो कह सकते हैं यहाँ पर शोषण और यहाँ पे जो साम्यवादियों के खिलाफ में जो योजनाएं वहाँ पे की जा रही थी, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो साम्यवादी पार्टी के खिलाफ में साम्यवादियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, तो इससे लेकर साम्यवादी पार्टी प्रभावित हुई और वो 6000 मील लंबी दूरी तय करके अनेक नदियों, पहाड़ों, जंगलों को पार करते हुए सेंसी प्रांत के येनान नगर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपना अड्डा बनाते हैं और उसे राजधानी बनाकर अपनी सरकार की स्थापना करते हैं। यानी जो च्यांग काई शेक कुओमितांग जो राष्ट्रवादी दल रहता है, उसने साम्यवादियों को अपने क्षेत्र के सीमा से दूर भेज दिया था और उसका नाम था सेंसी प्रांत, ठीक है, येनसी प्रांत होना, येनसी, ठीक है। और येनान नगर पहुंच करके उसको अपनी राजधानी बनाई और वहां पर साम्यवादियों ने अपना सरकार स्थापित किया, ठीक है। और आगे देखिए क्या होता है, जब 1931 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया, एक छोटा सा देश, चूंकि रूस और जापान दोनों पे आक्रमण करता है, तो यहाँ पर चीन की च्यांग काई जो शेक की सरकार होती है, राष्ट्रवादी दल की सरकार, वो जापानियों का मुकाबला नहीं कर पाती है और उल्टे क्या करती है, जो कि साम्यवादी रहता है, साम्यवादी पार्टी जो कि है वहाँ का, उसी को जो है यहाँ पे विरोध करती है और उसके ही खिलाफ ही दमन जारी रखती है। कहने का मतलब है जब यहाँ विदेशी दुश्मन है तो विदेशी दुश्मनों के खिलाफ में ना शक्ति लगा करके, बल्कि अपने ही जो उनके देश के लोग थे, साम्यवादी लोग, विचारधारा को मानने वाले, उसके दमन की ओर विशेष ध्यान रखती है, ठीक है, जिससे कि जनता च्यांग के राष्ट्रवादी दल और सरकार के विरुद्ध हो गई। स्वाभाविक सी बात है, वह समय था जापान को हराने का, लेकिन च्यांग काई शेक केवल साम्यवादियों के खिलाफ में ही अपनी एनर्जी लगा रहा था।
तो वहीं दूसरी तरफ जो है साम्यवादियों ने जापानियों से मुकाबला किया। वहीं जो दूसरा तरफ जो पार्टी है, जो कि वहाँ का साम्यवादी पार्टी है, उसने क्या किया था कि जापानियों का मुकाबला किया था, जिससे जनता जो है साम्यवादियों के समर्थक बन गई और साम्यवादी दल राष्ट्रवादी से अधिक राष्ट्रवादी निकला। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध तक दोनों दल आपस में लड़ते रहे। पश्चिमी देश जापान को मुकाबला करने हेतु दोनों दल के बीच समझौता करने का प्रयास किया। ठीक है, जो कि पाश्चात्य देश थे, अमेरिका हुआ, तो ये लोग दोनों में समझौता कराने का प्रयास किया। किंतु 1945 में अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराए तो उसके साथ ही जापान ने जब आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो ये मौका रहा किसके लिए? साम्यवादियों के लिए। और किंतु चीन की समस्या का अंत यहाँ नहीं होता है। देखिए, जापान वहां से चला गया, चूंकि वहां पे अमेरिका के बम गिराने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान की स्थिति दयनीय हो गई और वह जो है यहाँ पर इसको स्वतंत्र कर दिया, यानी जो युद्ध था या वो छोड़ करके वो जब चला जाता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति रहती है, चियांग काई शेक जो कोमितांग पार्टी है और साम्यवादी पार्टी है, उसके बीच में जारी रहता है। अब प्रश्न था जापान द्वारा चीन के अधीन क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण हो, क्योंकि जापानी को भगाने में कोमितांग पार्टी के साथ साथ जो है मेन भूमिका साम्यवादियों ने निभाया था। इसीलिए जो जापान का जो अधिकार क्षेत्र वाला, जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था, उस पर अधिकार कौन लेगा? अब कोमितांग पार्टी वाला लेगा या फिर आपका साम्यवादी विचारधारा वाला लेगा, माओ से तुंग की पार्टी वाला लेगा। ठीक है, तो दोनों दलों के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है। फिर यहाँ पे जो है अमेरिका ने पुनः एक मार्शल योजना तैयार की और जिसके तहत क्षेत्र जिस दल के कब्जे में है वह उसी क्षेत्र सरकार चलाए जाएंगे। किंतु साम्यवादियों ने क्या किया? हथियार उठाया, सशस्त्र कार्रवाई करते हुए चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। चियांग की सरकार जो थी, जो कोमितांग पार्टी की चियांग काई शेक की जो सरकार थी, उसको भागना पड़ा और भाग करके वो फार्मोसा द्वीप जो है वहां पर स्थित था, वहां पर चला गया। आज भी जो है वो ताइवान के नाम से आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो इस तरह चीन में 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति सफल हुई। तो कई बार पूछेगा कि किस पार्टी से जुड़े हुए थे माओ से तुंग, तो साम्यवादी, ये तो याद रहेगा। उसके बाद आपका जो है एक और जो अभी हमने बताया राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए थे कोमितांग। ठीक है, कोमितांग पार्टी का ही नाम था राष्ट्रवादी पार्टी। चियांग काई शेक, नाम नहीं भूलिएगा, चियांग काई शेक, और एक तरफ माओ से तुंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साम्यवादियों की सफलता के क्या कारण रहते हैं। तो मेन जो आपका वहाँ का जो राष्ट्रवादी पार्टी था वो और लोकप्रिय था और भ्रष्ट शासन। उसके बाद सैन्य संगठन एवं सैन्य रणनीति जो इसकी कमजोर थी। समाज में विभिन्न वर्गों में सामाजिक आर्थिक असंतोष की स्थिति थी। राष्ट्रवादी सरकार को साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ संबंध था। सबसे बड़ी बात है कि कोमितांग पार्टी जो था वो साम्राज्यवादी शक्तियों के समर्थन में रहता था। चियांग काई शेक और दूरदर्शिता था, मतलब उसको उतना दूरदृष्टि नहीं दिखाई दे रही थी। चीनी साम्यवादियों की रणनीति जो कूटनीति थी वो बेहतर थी और उन्होंने यहाँ पर अच्छा किया। ठीक है, वो जनता की भावनाओं को समझे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो साम्यवादी के सफलता का प्रमुख कारण आपको यही सब दिखेगा। परिणाम क्या हुए? चीन में 1949 में साम्यवादियों की सरकार आई, लोक गणराज्य की स्थापना की गई। एशिया महाद्वीप पर जो विशाल क्षेत्र जो चीन एक सबसे बड़ा देश है उस पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। भारत सहित चीन के आसपास के देशों में माओवादी विचारधारा जो माओ से तुंग की विचारधारा है उसके चिंतन को प्रोत्साहन मिला। चीन एक नई शक्ति के रूप में उभरा जो आज आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन आज भी पश्चिमी देश भयभीत रहते हैं, किससे? चीन से। तो तीसरी दुनिया के समक्ष 20वीं सदी के उत्तरार्ध में माओवाद एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, बहुत छोटा सा टॉपिक। देखिए ये है टॉपिक बहुत बड़ा, लेकिन हमने आपको बहुत ही सिंपल कॉन्साइज में इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया और क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कोई ना कोई आपको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे द्वारा थ्योरी पढ़ाया गया है आप एकदम भरोसा करके आप नोट्स ले सकते हैं, आप क्लास से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और ये कोर्स आपको बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी मदद करेगा। तो अभी भी आप कोर्स से जुड़ सकते हैं, मात्र 999 चार्ज है। हमने पीडीएफ नोट्स फ्री में दे दिया, लेकिन केवल नोट्स से आपका काम नहीं चलेगा। नोट्स के साथ साथ आपको इसके बारे में वीडियो लेक्चर भी चाहिए, जो कि सारे टॉपिक हमारे द्वारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, सारे टॉपिक जो है अच्छे से हमारे द्वारा, जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, उसके बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय,
तो इटली में फासिज्मवाद, ये सब सारे टॉपिक को हमने, आर्थिक मंदी, विश्व का जो महामंदी आया है वो, ये सब, लेनिन का प्रभाव रूस में, तो ये सब सारे टॉपिक विश्व इतिहास के हैं। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, ये सब सारे टॉपिक आपको कंटेंट में ही मिलेंगे और आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और ये कोर्स आपको अप टू बीपीएससी का जो एग्जाम होगा नेक्स्ट, वहां तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कोर्स को जरूर से जरूर लें, ठीक है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर साथ साथ मिलेंगे, हर एक टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा बहुत ही अच्छे से, और आपकी तैयारी इतनी मजबूत कर दी जाएगी कि आप 120 में 90 प्लस लाने के एवज में रहेंगे और आप उतना आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स ने इस बार भी 80 प्लस में 75 पर, कई संख्या है जिनका कि 75 प्लस वालों की संख्या है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे सारे नोट्स को तो आपको पता चल जाएगा कि आप भी इजीली 80 नंबर ला सकते थे, जो कि इस बार बीपीएससी के स्टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगता है चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, कोर्स लेना ले सब्सक्राइब जरूर रखें, क्योंकि आपको आने वाले समय में हमारा चैनल, आपको अगर शिक्षक बनना है तो हमारा चैनल ही आपको बनाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। आप व्यापार और वाणिज्यवाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हल्ला कर करके लोग जो ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और आपको भी आसान लगता है, पढ़ लिए थ्योरी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं आपके पास होगा, तो आप सफल नहीं होंगे आज के डेट में, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग जो है हल्ला करने वालों के चक्कर में ना रहें, ठीक है। आप अपने दिमाग का यूज करें कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन आपको वास्तविक नॉलेज दे रहा है, कहां पे आप बेहतर करेंगे, उसको सोचें और उसके बाद ही कोर्स लें। हम नहीं कहते कि हमारा कोर्स ले लीजिए, किसी और भी टीचर जो हमसे बेहतर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का लीजिए, ठीक है। लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वालों का कोर्स बिल्कुल नहीं ले, नहीं तो फिर आपको बीपीएससी के ही एग्जाम की तरह जब रो रहे हैं छात्र, तो फिर आपको रोना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।